दर्शकों नमस्कार। संप्रति में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता, ये एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे मंथ हम लोग अभी काम करते रहेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा। तो इसी कार्यक्रम के तहत आज हमने स्टूडियो में दो विशेषज्ञों को बुला कर रखा हुआ है। प्रोफेसर संदीप दत्ता, आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट BIT के प्रोफेसर हैं, बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। एक एडवोकेट भी है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर है हमारे साथ। आप है लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम लोग आज साइबर सुरक्षा पर बात करेंगे, आप दोनों का बहुत स्वागत। चलिए संदीप दत्ता साहब, पहले सब आपसे ही बात कर ले। ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में जो बात हो रही है, पूरे माह हम चर्चा करेंगे। आखिर ये साइबर सिक्योरिटी है क्या? एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से बना हुआ है, एक साइबर और दूसरा सिक्योरिटी। साइबर का मतलब है जैसे कंप्यूटर, नेटवर्क, आपका लैपटॉप, मोबाइल, ये क्लाउड, ये सब साइबर के अंदर में आता है, जो आप डे टू डे आप कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। और उसी का सिक्योरिटी, उसी का कैसे आप उसको सिक्योर करेंगे जिससे कि किसी तरह का गड़बड़ ना हो जाए, तो इसके लिए सिक्योरिटी का बात करते हैं। तो डिफरेंट तरह के सिक्योरिटी होते हैं, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी और बहुत तरह के सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी। सो ये बहुत सिक्योरिटी, डिफरेंट तरह के सिक्योरिटी होते हैं। तो आज हम ये सिक्योरिटी मेनली हम जो लोग जो साइबर क्राइम में फंस जाते हैं और उनका पैसा बैंक से अकाउंट खाली हो जाता है, तो इसके बारे में हम सतर्क, किस तरह का इस तरह का स्कैम होता है, तो एक दो उदाहरण मैं दूंगा। उसके बाद आपको क्या क्या सतर्कता बरतनी है, इसके संबंध में बात करूंगा। जी तो ठीक है, मतलब उदाहरणों से समझाएंगे दत्ता साहब, लेकिन एक बार हम लोग वकील साहब की ओर भी रुख करते हैं और जानते हैं, जैसे ये स्कैम के बारे में बता रहे हैं श्री दत्ता। वकील साहब ये बताइए, अगर किसी के साथ ठगी हो गई, वो ठगी का शिकार हो गया, तो आखिर वो क्या करे? देखिए, अगर जैसे ही ठगी होता है तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ठगी का किस प्रकार का ठगी हुआ है। तो हम लोग तुरंत जो संबंधित थाना है, उसका जो नियरेस्ट थाना होगा उसमें जा सकता है। और उनका गृह मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1930। अच्छा। उस पर हम लोग आपको कॉल करके जो भी जिस तरह का ठगी हुआ है, मान लीजिए अगर पैसा किसी का चोरी हो गया या बहुत तरह आजकल साइबर बुलिंग होता है, उसमें क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया में है कि वो आपको अब शब्द लिखेगा जिससे कि आप उस पर कुछ प्रतिक्रिया करें और उसके बाद में फिर उससे उसका लाइक बढ़ेगा। तो बहुत तरह का डिफरेंट तरह का वो नेचर है। अब मान लीजिए फिर उसके बाद आपने भारत सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है, दूरसंचार विभाग के द्वारा, उसमें संचार। ये जो आपने एक जो बुलिंग शब्द, जो टेक्निकल वर्ड आप यूज कर रहे हैं, ये बुलिंग शब्द है क्या? बुलिंग शब्द होता है कि उसमें एक सोशल मीडिया में आजकल देखेंगे कि कुछ आएगा, जैसे आप कुछ अगर रील देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो वो दिखाएगा कि आप इतना लाइक कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ दुर्घटना घट जाएगा। अच्छा। इस तरह का वो आपको बुल करेगा, मतलब ऐसा करेगा कि जिससे आप उसमें रिएक्ट करें। और फिर आप देखेंगे कि रिएक्ट करते करते आप उसमें प्रतिक्रिया देते हैं, उसके कुछ बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। और उसके बाद में आप देखेंगे उसका लाइक बढ़ रहा है और इससे धीरे धीरे, और जैसे जैसे आप उसमें करेंगे फिर कोई लिंक देगा, आप उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे, वो संदिग्ध लिंक को, तो पता चला कि जो भी आपका डाटाबेस है या जो होता है वो खुल जाएगा और फिर वो सारा आपका डाटा उसके पास में चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए जैसे आप उस टाइम जब हम गुस्सा में रहते हैं तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या लिंक है, आपको लगेगा शायद आपके बारे में बोला। आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे, वो लिंक में जो भी होगा, मतलब एक तरह का वायरस होगा, वो तुरंत आपके सिस्टम में आ जाएगा। अच्छा। और उसके बाद उस सिस्टम से वो हैक करके आपका तुरंत वो डाटा चले जाएगा। मतलब ये अगर ठगी हो जाए तो आपका कहना है कि 1930 पे बात कर लें। 1930 पे आप कंप्लेन कर सकते हैं और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और हम www.cybersecurity.government.in में भी जाके आप ऑनलाइन उसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उसमें जो होगा आपको फिर नंबर आएगा एप्लीकेशन, फिर आगे आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं।
तो दर्शकों देखिए, अवेयरनेस की बात चल रही है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। बुलिंग की शिकायत आती है और आपको उसका शिकार होना भी नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों के पास समय काफ़ी है बात करने के लिए, हर एक मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रोफेसर दत्ता से पूछते हैं कि ये स्कैम्स जिनके बारे में वकील साहब बता रहे हैं, दत्ता साहब, ये स्कैम्स बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे ठगे जाते हैं लोग, ये बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों को बता। तो एक तरह हम जस्ट एक उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। बहुत साल पहले एक बार बूटी मोड़ पेट्रोल पंप के सामने में कार पॉलिश जो 400 रुपया का दाम था वो 100 रुपया में बिक रहा था। किंतु एक ही सुना तो था। तो एक ही कंडीशन था कि उसमें आप क्रेडिट कार्ड ही से यूज कर सकते हैं। अब वो क्रेडिट कार्ड जब आप से यूज किए, परचेस किए, उसके बाद देखे कि आपका अकाउंट खाली हो गया। तो क्या हुआ था वो मसला? वो क्रेडिट कार्ड का कॉपी कर लिया था पूरा का पूरा। अच्छा। और फिर उसी जिसको टेक्निकली क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग कर लिया था। अच्छा। क्लोनिंग कर लिया, उसके बाद उसे पूरा उस बैंक अकाउंट में खाली कर दिया। अच्छा, और एक दो तीन इंसिडेंट्स आपको देते हैं। हाँ, जरूर। जो जैसे एटीएम में अभी कोई एक आर्मी से ही थे, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, तो बरियातू में एटीएम के पास गए तो वहाँ पर क्या किए कि अपना डेबिट कार्ड डाले, तो इन दी मीन टाइम 2-3 आदमी उस पास आ गए, तो बोले कि आपको मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, आप थोड़ा सा हमको हेल्प कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कार्ड वहाँ डाल दिया और फिर बोला कि इसमें आप अपना पासवर्ड दे दीजिए। तो जो पर्सनल था उसने अपना पासवर्ड दे दिया। उसके बाद वो जो आदमी था फिर वो कार्ड उनको हाथ में दे दिया और फिर लोग चले गए। उसके बाद उनको पता चला, उसमें तो उस समय तो 4,000 ही निकाले थे, बाद में उसको पता चला कि 16,000 फिर कहीं से निकल गया। तो ये तो पता ही नहीं चला। तो बाद में पता चला कि जो कार्ड एक्चुअली ओरिजिनल कार्ड वो अपने पास ले गए थे। एटीएम पिन तो वो देख ही लिए थे कि आप ड्राइव दे रहे हैं, वहाँ पर टाइप कर रहे हैं। और उसके बाद वो उसे दूसरा जाकर, उस समय 20,000 उस समय लिमिट था, तो 20,000 से तो नहीं उठा सकता था, किंतु 16,000 तो उठा लिया। उसके बाद उन्होंने बैंक से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो ये एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, तुरंत आप बैंक में जो टोल फ्री नंबर है उसमें संपर्क कीजिए। सब बैंक का अलग अलग टोल फ्री नंबर है, तो उस टोल फ्री नंबर में जाकर बताइए कि मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया है। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपको बोला जाता है फ़ोन करके कि आपको 4,000 रुपया मिलेगा, तो आप अपना OTP बताइए। जब OTP बता दिए तो देखे कि आपका पैसा मिलने से दूर, तो वो पैसा 4,000 रुपया कट गया। ये होता है। तो ये भी एक है कि तो तुरंत आप क्या करना है कि आपको टोल फ्री नंबर में बात करना और बोलना है कि मेरा इस तरह का 4,000 रुपया कट गया है, तो मैं देना नहीं चाह रहा था। तो वो लोग उस समय यदि आप 8 घंटा में या 4 घंटा में, जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना बढ़िया, यदि कर देंगे तो कभी कभी पैसा रिफंड भी आ जाता है। तो ऐसा केस भी होता है कि रिफंड तो क्या बैंक को अगर आप कह रहे हैं इन्फॉर्म करें, तो क्या बैंक पैसा वापस दिला देता है, क्योंकि वो अगला तो पैसा लेके भाग चुका है? नहीं, वो एक्चुअली बैंक से ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक के पास कुछ टाइम रहता है। अच्छा। क्योंकि वो तो बैंक में ही ट्रांसफ़र करेगा ना पैसा दूसरा अकाउंट में, तो उस समय एक्चुअली वैलिडेट करता है बैंक, और बैंक को जब भी आप बोल देंगे तो उस ट्रांजैक्शन को रोक देता है। और उसको वेरीफाई करता है कि ओरिजिनल जो जिसके पास जाना है वो सही आदमी है कि नहीं। तो फिर वो यदि सही आदमी नहीं है और जो क्लेम कर रहा है वो सही आदमी है, तो फिर उस ट्रांजैक्शन को रोककर फिर बाद में वेरीफाई करके फिर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देता है। तो ऐसा भी हुआ है, तो अपने को थोड़ा सावधान होना चाहिए जिससे कि इस तरह का ना हो। जी। एडवोकेट शाहदेव, आप बताइए, जनहित में अभी साइबर सुरक्षा को लेकर क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कैसे जागरूकता अभियान चल रहा है, इसकी जानकारी? देखिए, हमारे ये अक्टूबर 2018 में ये भारत सरकार ने IC4 इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का प्रारंभ शुरुआत किया था, जिसका माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने 10 जनवरी 2020 को न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया। इसमें क्या है कि
मतलब सारे राज्य में, देश भर में जो भी साइबर से रिलेटेड क्राइम होता है, तो इसमें आप जैसे ही अगर कंप्लेन करते हैं तो वो एक कंप्लेन को देखेगा कि वो किस नेचर का है, उससे सिमिलर जो भी कंप्लेन होगा, अगर सेम तरह का अगर किसी अनदर स्टेट में हुआ है तो उसके साथ उससे टैग करके वो तुरंत उस पर FIR लॉन्च करता है। अच्छा। और इसके लिए हमारे झारखंड हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में भी एक PIL हुआ था जिसमें स्वतः संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया था। और इसमें गुजरात मॉडल के तरफ, क्योंकि गुजरात जो है उस पर आप देखेंगे कि पूरा भारत में 2024 में उसको साइबर क्राइम से बचाव के लिए पुरस्कृत किया गया, मतलब अभी सबसे बेस्ट में वो चल रहा था। उसी मॉडल पे हमारे झारखंड राज्य के भी संबंधित पदाधिकारी जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। और ये IC4 जो हुआ, इससे कोऑर्डिनेट करते हुए वो हर तरह का नेचर को देखते हुए उस पे वो एक्ट करते। तो ये गुजरात मॉडल जो आप कह रहे हैं और सचमुच इस पे काम हुआ है, गुजरात को टॉप रेटिंग भी मिली है, क्या हम झारखंड में भी गुजरात मॉडल पे काम कर सकते हैं या कुछ हो रहा है ऐसा? हाँ, ऐसा हो रहा है। और ये बताया ना मैंने, ये झारखंड उच्च न्यायालय में एक PIL है, वो विचाराधीन है, जिसका नंबर 6086/2023 है। इसमें कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। और ये अभी भी पेंडिंग है और इस पे उस मॉडल में कार्य हो रहा है, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन के भी जितने हैं उनको भी पार्टी बनाया गया है कि उनके बैंकिंग कोऑर्डिनेशन के भी जो भी मेन है कि तुरंत वो अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा अगर ठगी होता, मान लीजिए 10,000 तक का कोई ठगी हो रहा है, तो एक कॉर्पस फंड हो कि भाई उससे तुरंत रिलीफ मिल जाए। इस पे सरकार अभी कार्य कर रही है, बट अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो अब देखिए आगे फिर क्या होता है। देखिए डॉक्टर दत्ता, अच्छी बात है कि इस पर कार्य हो रहा है, कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले रहा है, तो मतलब इस पर कार्य तो हो रहे हैं, ये तो दिख रहा है। और ये पूरा महीना है, इस पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा या चलाया जा रहा है। आपसे एक बार अभी पहले में आपने कहा था कुछ प्रकारों के बारे में सिक्योरिटी के बता रहे थे, साइबर सिक्योरिटी के क्या क्या प्रकार हैं, एक बार एलोबरेट करें, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार पूर्वक उसको बता पाए। जैसे साइबर सिक्योरिटी में जैसे आता है वायरस, मालवेयर, स्पूफिंग, एंटीवायरस और भी जितने भी वायरसेस हैं, और उसके बाद अटैक, उसके बाद डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस में सर्विस को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत से अटैक्स आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में होते रहते हैं। तो ये तो आपका जो ये सब अटैक्स हैं वो तो आपको हम अलग अलग बताएंगे कि इसको कैसे बताएं। मालवेयर वगैरह जैसे आप पहले हम बताएंगे कि भाई आपको क्या क्या सुरक्षा, जैसे आप ATM में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए। तो पहला काम है कि ATM में जाने के पहले पहला काम कीजिए, आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि आप पैसा निकालने जा रहे हैं, उस समय फोन आ गया, आप डिस्टर्ब हो गए, तो आपका ध्यान दूसरे तरफ जाता है। तो कभी कभी पैसा निकलने के पहले पैसा रिटर्न हो जाता है, आप तब तक फोन कॉल कर रहे हैं। तो पहला काम कीजिए कि आप अपना मोबाइल को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए कुछ देर के लिए। सेकेंड काम आप कीजिए कि आप देखिए कि आसपास आपके साथ कोई दूसरा आदमी एक साथ ATM में ना घुसे, क्योंकि जो भी ATM में घुसेंगे बगल में बैठ खड़े रहेंगे तो आपका पासवर्ड देखेंगे, तो ये एकदम नहीं होना चाहिए। जी, वो तो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं वो लोग, हालांकि कई लोग बेफिक्री में रहते हैं और 2-3 जने एक साथ घुस जाते हैं। हाँ, तो ये वहाँ कभी कभी आपको देखना भी चाहिए कि वहाँ पर सुरक्षा आदमी से गार्ड है कि नहीं। तो ऐसा जहाँ पर गार्ड नहीं है वहाँ पर तो पैसा निकालना, ज़्यादा पैसा निकालना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो और उसमें भी कैमरा, वेब कैम लगा हुआ है कि नहीं, वो भी वर्किंग है कि नहीं, वो भी बात है। क्योंकि जो भी हो रहा है आजकल नया एक तो ट्रिक निकला है कि उसमें फेविक्विक लगा रहता है। अच्छा। और जब भी आप कार्ड उसमें डालेंगे तो पेवी से सट जाएगा, तो फिर दूसरा आदमी आपको पास आएगा, बोला कि आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो फिर वो उसी बहाने में कार्ड को चेंज कर देगा और आप ओरिजिनल कार्ड ले लेगा और फिर जो भी फॉल्स कार्ड है वो दे देगा। तो ये सब इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि ATM में जाने के पहले आसपास किसी तरह का कोई दूसरा आदमी आपके साथ ना घुसे। दूसरा चीज़ है कि ऐसे जो नॉर्मल प्रोटेक्शन जो लेना है, बैंक में डिफरेंट बैंक में 2 सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहिए, ठीक है।
और दोनों में नेट बैंकिंग की सुविधा होना चाहिए, और जिसमें आप यूपीआई है, जिस यूपीआई मीन्स जिसमें यूनिफाइड इंटरफेस होता है, तो वो उसके द्वारा आप सब जगह पेमेंट करते हैं। तो जिसमें जिस अकाउंट कोड में आप इस यूपीआई है पेमेंट इंटरफेस, उसमें कम पैसा रखिए, मतलब 2000 या 3000 जो डेली के डेली काम होता है। किंतु दूसरा बैंक जिसमें आपका सैलरी आता है, तो उसको कभी यूपीआई के साथ कनेक्ट मत कीजिए। अच्छा। तो वो क्या है कि किसी तरह यदि फ्रॉड हो जाता है तो यूपीआई वाला जो बैंक अकाउंट है तो उससे फ्रॉड होगा, तो उससे क्या है कि जितना जाएगा तो कम ही जाएगा, आपका सैलरी तो बच जाएगा ना। सही बात है। और एक बहुत गाढ़ी और बहुत गहरी बात कह रहे हैं प्रोफेसर दत्ता कि अगर एटीएम में जा रहे हैं तो एटीएम में बहुत बेफिक्री से मत रहिए। आजकल फेविक्विक भी लगा देते हैं लोग, या यूपीआई, हम मोबाइल के बारे में आप बता रहे थे यूपीआई ट्रांजैक्शन का, वो आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो ये एक बहुत जरूरी है कि अपने जिसमें आपका पैसा कम रहे तो उसी को यूपीआई के साथ कनेक्ट कीजिए, और टाइम टू टाइम आप नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर कीजिए। उसको डिले कीजिए मैंने यदि फ़ोन से बात कर रहा है तो वो हैकर क्या करेगा, सब समय आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा, और ऐसा ध्यान में रखेगा कि आप फ़ोन ना रखें, क्योंकि फ़ोन रखने से तो फिर आप दूसरी जगह बिजी हो जाएंगे। तो ये उनसे टाइम लेते रहिए कि भाई हमको थोड़ा बैंक अकाउंट देखना। कभी कभी मैसेज आ जाते, बोले कि देखिए आपके पास इतना मैसेज आ गया, 5000 रुपया आपके पास जाना था तो गलती से चला गया, तो आप हमको 5000 रुपया वापस कर दीजिए। तो ऐसा भी होता है। कभी कभी बोलता है कि आपके पिताजी ने 13,000 हमको ट्रांसफ़र करने गया था, गलती से मेरा 20,000 ट्रांसफ़र हो गया है, 7,000 हमको वापस कर दीजिए इसी फ़ोन नंबर पर और इसी पर। और सब समय आपको एंगेज करते रहेगा कि बात में कि नहीं आप दूसरा जगह फ़ोन मत कीजिए। तो उसको बोलिए कि ऐसा आप बोल सकते हैं कि नहीं आप ये मेरा इसमें ही इंटरनेट कनेक्शन है, तो जब तक हम इसको नहीं रखेंगे तो हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो फिर फ़ोन काट दीजिए। फ़ोन काट के पहले आप मैसेज डुप्लीकेट हो सकता है, मैसेज को एकदम हुबहू जैसे बैंक का मैसेज आता है वैसे ही मैसेज आपको भेज देगा। ठीक है, इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। अभी वकील साहब से भी एक सवाल ले लेते हैं, ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉडिज्म की बात हो रही है। जहाँ फ्रॉडलेंट होता है वहाँ पे वकील और प्रशासन ये सब बहुत चुस्त दुरुस्त रहते हैं, वो लोग काम करते हैं। वकील साहब, जामताड़ा तो आपने सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर नाम हो गया था एक समय, साइबर ठगी के नाम पे बहुत ऊपर नाम रहा ये। तो अगर होता है, आप जान रहे हैं फ़ोन पे कैसे वो लोग ट्रैप कर लेते हैं, अगर पकड़े गए साइबर अपराधी तो सज़ा का क्या प्रावधान है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। जो साइबर अपराध में बताया गया सज़ा का, तो इसमें 3 साल से लेके आजीवन कारावास तक और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंप्यूटर से छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, मतलब कंप्यूटर में छेड़छाड़ किसी का कोई डाटा अगर हम निकाल रहे हैं, तो धारा 66 में उसमें प्रावधान है कि भाई उसे आपको 3 साल तक का सजा है और 5 लाख तक का जुर्माना भी है। और अगर आप देखेंगे अगर सोशल साइट में कभी कोई देशद्रोह से रिलेटेड या हमारे भारत से रिलेटेड कुछ बोलते हैं, हाँ, तो उसमें आजीवन कारावास का भी मतलब बताया गया, आजीवन कारावास हो सकता है। अगर कोई हमारे निजता से रिलेटेड है, अगर किसी का कोई मन नहीं है उसके बाद भी अगर किसी का फोटो अपलोड कर देता, जो अक्सर सोशल मीडिया में आजकल होते हैं, तो वो प्राइवेसी है, तो उसमें पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा है, ठीक है, और अगर दूसरी और प्लस जुर्माना है, और अगर दूसरी बार अगर वो फिर पकड़ा जाता है तो वो 5 साल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अच्छा, और लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात जो आप कर रहे हैं, आजीवन कारावास की, वो इन दैट केस की राष्ट्रद्रोह का जो राष्ट्रद्रोह से रिलेटेड हो तो उसमें होता है। चलिए अब फिर से दत्ता साहब के पास चलते हैं। आप बड़ी अच्छी जानकारियां दे रहे थे कि सावधानियां हम लोग क्या क्या बरते, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। जैसे अब मोबाइल से जनरली जितने भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन पैसा यदि बहुत ज़्यादा अमाउंट का है तो कभी भी यूपीआई से देने से मैंने
मत कीजिए, यूपीआई ज़्यादा नहीं, सेफ नहीं है। अच्छा, इसलिए बेस्ट है कि नेट बैंकिंग। लेकिन अभी तो पूरा भारत यूपीआई के पीछे नहीं, दीवाना हम है। ये डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया ठीक है, किंतु बात है कि छोटा मोटा मान लीजिए सब्जी खरीद रहे हैं 100 रुपया 200 रुपया, यदि मान लीजिए 1 लाख रुपया आपको यूपीआई से ट्रांसफर करना है तो ये मत कीजिए। अच्छा, उसमें बैंक अकाउंट से क्या होता है, मान लीजिए बैंक अकाउंट में आप नेट बैंकिंग करते हैं तो आप एनएफटी करते हैं, तो एनएफटी जब करते हैं तो बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है। जी बिल्कुल। तो बेनिफिशियरी जब भी ऐड करते हैं तो उस बेनिफिशियर का अकाउंट नंबर सब लिंक्ड हो जाता है। तो अब लिंक हो जाता है, दैट मीन्स वो सही है, क्योंकि हर अकाउंट से आपका आधार कार्ड से, हर अकाउंट जो अभी आजकल नया अकाउंट खुल रहा है सबका आधार कार्ड से लिंक्ड है। इसलिए कभी भी साइबर ठगी होता है तो पहले आप अपना आधार कार्ड का लिंक को स्टॉप कर दीजिए, जिससे कि दूसरा पैसा और नहीं निकले, और उसका ब्लॉक कर दीजिए। या तो आप अपना नेट बैंकिंग जानते हैं तो आप अपने से भी अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि एक बार पैसा निकल गया तो दूसरा पैसा ना निकले। क्योंकि एक बार मान लीजिए पासवर्ड हैक हो गया तो फिर बाद में वो तुरंत पैसा निकालते रहेगा। तो ऐसा भी हुआ है कि करोड़ों रुपया निकल गया है। निकल ही गया। हाँ, तो ये जब भी आप यदि तुरंत देखते हैं कि, और उसमें भी आजकल नया सिस्टम आ गया, आपके पास ओटीपी मांगेगा ही नहीं, बिना ओटीपी के उसका आपका सिस्टम ही मोबाइल ही हैक हो जाएगा। ओटीपी आपके मोबाइल में नहीं आकर और जो हैकर है उसका मोबाइल में ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि वो ओटीपी आना शुरू हो गया और पैसा निकलते गया, आपको पता ही नहीं चला। जब आपको पता चला, आपको खाली वहाँ पर मिस कॉल दिखाएगा कि ये मिस कॉल हुआ, मिस कॉल हुआ। एक्चुअली मिस कॉल नहीं है, वो आपका सिस्टम मोबाइल हैक हो गया है, और मोबाइल हैक हो गया और आपका ओटीपी जो हैकर है उसके पास चला गया, वो आपका मोबाइल को हैक कर तो दिया। दर्शक को देखिए, फैसिलिटीज तो मिल रही हैं आपको, लेकिन सावधानियां बहुत बरतनी होंगी। जितनी फैसिलिटीज समस्याएं उतनी आएंगी। ठीक है, आपके कार्य बहुत आसान हो गए हैं, लेकिन इसको देखते हुए आपको सतर्क भी बहुत रहना है, और ये बहुत जरूरी है। वकील साहब से भी बात करना इसमें जैसे मैं एक बार रोकते हुए आपको बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन जितने भी आजकल हैं, जितने अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, एक सेम जैसे आपका जो मान लीजिए www.flipkart का आपने बनाया हुआ है, वो आपको एक बैक वो दिखेगा कि मैसेजेस आएगा कि अभी मेरा लाइव सेल चालू हुआ है, और वो लाइव सेल चल रहा है, अभी 50% डिस्काउंट है। आप उसमें देखेंगे कि मान लीजिए अगर आपको आईफोन लेना है, 1 लाख का फोन आपको दिखा रहा है, वो 50,000 में दे रहा है, 70,000 में दे रहा है, और सेम वो उसी तरह का दिखेगा। आप जैसे ही पेमेंट गेटवे में जाएंगे, पेमेंट करेंगे, तो फिर आप वो फिशिंग का शिकार हो गए। इवन अभी जितने भी अभी देखेंगे तो वो बोलते हैं कि नहीं हम ओटीपी बेस्ड है, जैसे वो आएंगे आपको डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट, तो बोलेंगे आप मुझे ओटीपी शेयर कीजिए। ठीक है, अब ठीक है, जो शहर में रह रहे हैं हमारे, वो तो ठीक है, चलिए समझ रहे हैं क्या ओटीपी सही है क्या गलत है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर देख लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर वो पैसा निकालने जाते हैं तो आधार से बायोमेट्रिक्स वो देते हैं, क्योंकि जो मोबाइल से भी आजकल है कि एयरटेल का पेमेंट गेटवे है, चाहे जितने भी प्राइवेट कंपनी का है, तो आपका बायोमेट्रिक्स से वो आपको पैसा देंगे। तो वो बायोमेट्रिक्स लिया, अब जो इलिटरेट हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि उनके खाते में कितना है। मान लीजिए वो अगर आप 1000 रुपये निकालते हैं तो 1000 रुपये में 10 रुपये निकालने का चार्ज ले रहा है, वो आपका 500 रुपये और कम कर दे। ठीक है, तो इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूक करें। और बहुत सारे लोग तो वो मोबाइल ऑपरेट कर, जो पढ़े लिखे नहीं मोबाइल, लेकिन पढ़े चाहे नहीं लिखे, आजकल मोबाइल सारे लोग रखते हैं, तो वो लोग इससे कैसे बचेंगे, इसको जागरूकता अभियान से ही हम लोग बतला के उसको कर सकते हैं। सुना ही है ना आपने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रुपए के मामले में तो बहुत ज़्यादा है भैया, इसलिए एकदम संभल करके काम करना है, बहुत संभल करके पैसे का ट्रांजैक्शन करना है। ये हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं दत्ता साहब? हैकर्स 3 तरह के, अभी तो बहुत तरह के होते हैं, किंतु जनरली 3 तरह के होते हैं। जो वाइट हैकर्स, वाइट हैट बोलते हैं, वाइट हैट, उन लोग क्या है कि उन लोगों का लाइसेंस रहता है, वो किसी कंपनी में उसको चेक करने दिया जाता है कि यहाँ पर किसी तरह का साइबर अटैम्प्ट हो सकता है कि नहीं, फ्रॉड हो सकता है कि नहीं। तो ये वो लोग चेक करके बताता है कि आपका नेटवर्किंग में कोई लूप हॉल्स है कि नहीं, उनका काम ये है। ग्रे हैट हैकर्स है जो
अपने प्रोफेशनल से करते हैं, तो वो किसी को बोलते हैं देखिए आपका कंपनी में नेटवर्क में इस तरह का फ्लॉ है, तो उसको मैं ठीक कर दूंगा, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। अच्छा। और जो ब्लैक हैट है वो लोग तो इसी तरह करते हैं जिससे कि वो पैसा कमाने के लिए ये सब करते हैं। किसी को हैक करते हैं तो पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। रैंसमवेयर और ये सब जो भी है वो ब्लैक हैट वाले ही करते हैं, रैंसम के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा कि जब भी आप बैंक से नेट बैंकिंग का काम करेंगे या कभी भी पासवर्ड देंगे तो वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए। ओरिजिनल कीबोर्ड को करने से आपका जो पासवर्ड है वो की लॉगर से हैकर के पास जा सकता है। अच्छा। तो इसलिए वर्चुअल कीबोर्ड में है कि आप जो भी पासवर्ड देंगे वर्चुअल की में, की लॉगर के पास वो नहीं जाएगा क्योंकि वो अलग साइट खुल जा रहा है, तो की लॉगर उसमें ट्रैप नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप कभी भी पासवर्ड दे रहे हैं तो वर्चुअल कीबोर्ड का प्रोविज़न है। जैसे बैंक अकाउंट में जब भी आप पासवर्ड दे रहे हैं, कीबोर्ड का प्रोविज़न है, तो उसमें वर्चुअल की यूज़ कीजिए। जी दर्शकों, देखिए मतलब आप बहुत बड़ा रेंज हो गया है साइबर ठगी का, और साइबर अपराध से बचने के लिए आपको स्वयं ही अपना रक्षक होना पड़ेगा। लेकिन एक साइबर हाइजीन की भी बात होती है। वकील साहब से एकदम छोटा आंसर ले रहे हैं क्योंकि समय की हम लोगों के पास कमी है, और उसके बाद फिर आगे का काम अगले सप्ताह भी करेंगे। आप बताइए। साइबर हाइजीन बस जैसे हम लोग अपने डेली अब खुद को, अपने शरीर को हाइजीन रखते हैं, हम लोग बीमार ना हो इसके लिए हम लोग व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ठीक इसी तरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं हमारे, जो आमतौर में हम लोग के मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब को हम लोग को, जैसे बैंक अकाउंट है तो उसमें जो पासवर्ड हम लोग बना रहे हैं, तो समय समय पे हम लोग पासवर्ड को चेंज करते रहें। ठीक है, पासवर्ड हमेशा अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसमें नंबर भी रहे, अल्फ़ाबेट भी रहे, और एक सीरीज आइडेंटिकल भी कुछ दें जिससे कि भाई वो प्रोटेक्टेड रहे। मतलब जैसे आप अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं वैसे ही सब चीज़ इसको भी आप प्रोटेक्टेड वे में कीजिए। समय समय पे पिन वगैरह चेंज करते रहिए। हाँ। समय कम है। दत्ता साहब, आप जल्दी से साइबर जागृत भारत के बारे में एक दो लाइन हम लोगों को बताएं, क्योंकि ये हमारा विषय है और इस बार का यही जो है टारगेट भी है हम लोगों का। ये बहुत बड़ा दूरदर्शन के तरफ से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। और ये इस तरह के जागरूकता सभी लोगों को पास जानी चाहिए जिससे वे सावधान हो जाए और इससे साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकें। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल तो मोबाइल का युग है और सभी पर्सनल डेटा मोबाइल में रखते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड। तो ऐसा मत कीजिए। मान लीजिए चोरी हो गया आपका मोबाइल, तो आप सब चले जाएगा और दूसरा को पूरा पासवर्ड उससे मिल जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप जो भी चीज़ है पर्सनल, जो भी डिटेल है, पासवर्ड और ये सब आप नोटपैड में, मोबाइल में मत रखिए, दूसरा जगह रखिए, किंतु मोबाइल पर, क्योंकि मोबाइल चोरी होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो मोबाइल डे टू डे बैकअप रखिए जो भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मोबाइल में बहुत सा इंफॉर्मेशन, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो सब हट जाता है। और एक ज़रूर बात एक कहेंगे कि अपना घर वालों का मोबाइल एटलीस्ट याद करके रखिए। वैसे बाई चांस चोरी हो गया तो एटलीस्ट आप घर वालों को बोल सके कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया और ये इन्फॉर्मेशन घर तक पहुंचे। नहीं तो क्या होगा कि लोग परेशान हो जाते, क्या बात है फ़ोन नहीं उठा रहा है, स्विच ऑफ हो गया कि क्या हो गया, पता नहीं चलता। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सभी। अब समय भी कम है और हमें इजाज़त भी लेना है, लेकिन दर्शकों पूरा माह ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा, तो आप लोग सब अवेयर रहिए, अपने आप को जागरूक बनाइए। इसी बात के साथ अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।